आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अब जो 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 3 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। ओके, क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या कहा है क्वेश्चन ने। कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन कुछ आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है। कहता है टोटल अर्निंग 2 लाख रुपए, कंपनी की किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो कहता है 2 लाख रुपए आपके पास में टोटल अर्निंग है किसी किसी कंपनी की, और शेयर्स जो है वो 20,000 शेयर्स है, 100 रुपये वाले इसने कह रखा है। तो आपके पास में टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 20,000 इंटू 100 रुपये मतलब कि 20 लाख रुपये। तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? 20 लाख रुपये की। डिविडेंड पेड 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 का टोटल डिविडेंड पे करा है। तो पर शेयर अगर डिविडेंड निकालना है तो क्या निकाल सकते हो? बड़े आराम से 1,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो 20,000, तो पर शेयर आपके पास में डिविडेंड आ जाएगा। करिए एक बार, 1,50,000 डिवाइड बाई 20,000, तो कहता है 7.5 पर शेयर आपके पास में डिविडेंड कितना है? 7.5, ये भी पता चल गया, ठीक है। कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो 12.5 है, ठीक है। कहता है अप्लाई वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल को अप्लाई करिए, और कहता है एनालाइज करिए वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। क्या ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी कंपनी फॉलो कर रही है या फिर नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो जब हमें एनालिसिस करने के लिए कहा जाए तो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पुट करके हमें आंसर निकालना है कि इनकी मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने जैसे करा है वैसे ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो कहते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 का आंसर दे, ठीक है। तो कहता है सबसे पहले तो आंसर वैसे ही देंगे जिन्होंने यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन करा है। बेसिकली जो उन्होंने किया है उसी बेस पे सबसे पहले उसकी मार्केट वैल्यू निकालो। तो कहता है मार्केट वैल्यू एट करंट डिविडेंड प्राइस कितनी आई? ₹7.5 ना, ₹7.5 पर शेयर, ठीक है। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला बताइए। अभी मैं समझाता हूँ, रुक जाइए ज़रा, मैं समझाऊंगा, एक बार के लिए रुकिए। फॉर्मूला बता दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है फॉर्मूला है वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, हाँ, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से पी आपके पास में प्राइस ऑफ द शेयर आपके पास में। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि डिविडेंड प्लस करेंगे आपके पास में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय के, डिविडेंड प्लस रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय के होल डिवाइड बाय के, और यहाँ पे अर्निंग माइनस डिविडेंड। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? तो ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, फॉर्मूला सबसे पहले लिख लिया। अब इन्होंने जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसे ही आप कैलकुलेट करके दीजिए। सबसे पहले समझाऊंगा, एक बार के लिए रुकिए। इन्होंने जैसी इन्फॉर्मेशन दी है उसी तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाइए ज़रा। कहता है डी तो इन लोगों का 7.5 है, यहाँ पे तो पर शेयर ही वैल्यू लिखी जाती है इसलिए पर शेयर लिख रहे हैं। 1,50,000 मत लिख देना, पता है ना, पर शेयर वैल्यू, डिविडेंड पर शेयर हम लिखते हैं। तो कहता है वो 7.5 है, रुपीज़ 7.5 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सर रेट ऑफ रिटर्न तो डायरेक्टली क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। के ही गिवन है, कहता है के ही गिवन है सर, कैसे? तो सर फॉर्मूला में अभी अभी आपने नहीं, आपने पहले ही लिखवा दिया है। बेसिकली एफएम समरी में, एफएम समरी में आपने एक चीज़ लिखवा दी है ऑलरेडी। क्या चीज़ लिखवा दी है? कि सर यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने लिखवा है कि 1 डिवाइड बाई पी ई रेशियो करने से आपको एक चीज़ मिलती है। वैसे लिखवाया है या फिर मैंने आपको बता दिया है? सिर्फ और सिर्फ बता दिया था क्वेश्चन जब सोल्व करवाया था। यहाँ पे लिखवा भी देते हैं ताकि आपके पास में ये चीज़ हो जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट,
पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिए, ताकि वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो तो मुझे पक्का पता ही है, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या चीज़ कि आप 1/p रेशियो करें तो आपको क्या मिल जाता है, के मिल जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस लिखवा देता हूँ ताकि वो चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि बार बार मैं वो चीज़ आपको दिखा पाऊँ कि मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो कहते हैं कि लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2-3 पॉइंट लिखवाने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ये अभी लिखवा देते हैं। कहते हैं कि सर एक फॉर्मूला होता है के का, कहते हैं 1/p रेशियो। ठीक है, 1/p रेशियो मैंने कहीं लिखवाया है तो पता नहीं, लेकिन वापस एक बार के लिए लिख लीजिए। अगर लिखवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखवाया तो भी आप लिख लीजिए, लिखवाया है तो भी लिख लीजिए। ठीक है, कहता है के का एक फॉर्मूला आता है 1/p रेशियो। ये मैंने समझा है, ये मुझे पक्का याद है, इसलिए कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि समझा है नहीं, है समझाया है तो मुझे पक्का याद है। बस लिखवाया है या फिर नहीं ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, कहीं लिखवाया है तो होगा आपके पास में, नहीं है तो लिख लो, और है तो भी लिख लो यहाँ पे। तो ये मैंने समझाया था, क्वेश्चन भी करवाया, ये मुझे कंफर्म याद है। कहता है के कैसे मिलता है 1/p रेशियो, या फिर आप 1/k करने से p रेशियो भी मिलता है, ये मैंने प्रूव करके वहाँ पे समझा दिया था बेसिकली। ठीक है, तो ये मुझे एग्जैक्ट याद है आपके पास में। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने लिखवा दिया। तो कहता है के तो निकाल सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल सर के निकाल सकते हैं। ठीक है, के आपके पास में निकल के आ जाएगा, तो बस के निकालो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। ठीक है जी, बाकी की बातें बाद में कर देंगे। आइए, क्वेश्चन आपके पास में बुक। तो आप मुझे क्या यहाँ पे ये बता सकते हैं कि के कितना होगा? अब तो यहाँ पे बता सकते हैं ना, बताइए ज़रा के कितना होगा। वर्किंग नोट में दिखाना भी पड़ेगा ये चीज़, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। कहता है आपके पास में वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं, और वर्किंग नोट में ही कैलकुलेशन भी दे देंगे कि सर के कैसे निकलेगा। के निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल है, कहता है 1/p रेशियो, 1/p रेशियो कर दो, काम खत्म। 1/p रेशियो, तो कहता है के तो नहीं पता, लेकिन पी रेशियो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, क्लियर दिख रहा है 12.5, तो बस 12.5 कर दो। पी रेशियो परसेंटेज में नहीं होता है, ऐसे ही होता है 12.5, तो के आपको मिल जाएगा 1/12.5 इज इक्वल टू, तो ये 0.0 मतलब कि 8% कह सकते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले 8% आपके पास में आ गया के, तो ये तो मिल गया, उसकी जगह तो वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.08, तो 0.08, और यहाँ पे भी के है, वहाँ पे भी लिख दो 0.08। ठीक है, और यहाँ पे अर्निंग है, अर्निंग कितनी है सर? अर्निंग तो डायरेक्टली गिवन है, देखिए 100 रुपये। किसी को कोई डाउट किया? समझाया था ना कि अगर वो आपके पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब कि नेट प्रॉफिट, पी प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ क्वेश्चन में शेयर की प्राइस आपको दे रखी है और कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है अर्निंग को 100 रुपये मान लेना। तो कहता है 100 रुपये आपके पास में अर्निंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो डायरेक्टली गिवन है ना, ये रहा टोटल अर्निंग गिवन है सर जी, गिवन है, हाईलाइट करो ज़रा कैसे रह गया। टोटल अर्निंग तो यहाँ पे गिवन है, टोटल अर्निंग तो आपको गिवन है 2 लाख, तो बस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, गिवन है तब तो क्या ही दिक्कत है, नहीं गिवन होता तो 100 रुपये ले लेता। यहाँ पे तो टोटल अर्निंग गिवन है ना, टोटल अर्निंग मतलब कि अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स 2 लाख, डिवाइड बाई 20,000 शेयर्स कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो 2 लाख डिवाइड बाई 20,000 मतलब कि आपके पास में 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपके पास में क्या है अर्निंग। डिविडेंड है 7.5। ठीक है, रुपीज़ आपके पास में, लो जी आर बस मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, तो पी मिल जाएगा और काम ख़त्म। यहाँ पे मैं आंसर निकाल लूँगा, बस आर निकाल दो। आर का सिंपल सा है, आर का मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी कमा रही है। ठीक है, कंपनी कमा रही है जितना इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, आर का मतलब होता है बेसिकली, ये वर्किंग नोट नंबर 1 रखिए, वर्किंग नोट नंबर 2 आर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। आर का मतलब होता है
कि सर जो कंपनी कमा रही है जितना इन्वेस्टमेंट करा उसके ऊपर। कहता है इन्वेस्टमेंट जितना करा कंपनी ने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जितना करा उस पे अर्निंग कितनी हो रही है कंपनी की, उसे ही तो आर कहते हैं। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ चैप्टर की स्टार्टिंग से कि जो कंपनी कमा रही है वो परसेंटेज मतलब कि आर। वो परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, सीधी सी बात है, अर्निंग जितनी हो रही है डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब कि वो परसेंटेज इंटू 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। कंपनी की अर्निंग का परसेंटेज, अर्निंग का परसेंटेज मतलब कि जितना डाला था, इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जो अर्निंग करी उसका परसेंटेज मतलब कि आर। लेकिन ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आर कंपनी की ओर से होता है। बताइए कंपनी की अर्निंग कितनी है, सीधी सी बात है सर, दे रखा है ना ये 2 लाख, कंपनी की अर्निंग 2 लाख है सर, ओके। तो कंपनी की अर्निंग 2 लाख है तो 2 लाख लिख दो, रुपीज़ 2 लाख। कंपनी ने इन्वेस्ट कितना किया सर, कंपनी क्या इन्वेस्ट करती है, सीधी सी बात है वही इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, वही तो उनका इन्वेस्टमेंट होता है, सीधी सी बात है। तो कहता है इन्वेस्टमेंट क्या है, कहता है यहाँ पे तो इक्विटी शेयर ही सिर्फ और सिर्फ दे रखा है, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर ऐसा कुछ है नहीं, तो मान के चलेंगे सिर्फ इक्विटी शेयर है, जितना दिया है वही ले लो। कहता है वो 20,000 शेयर से, हमें यहाँ पे अमाउंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना किया है मतलब कि पैसा कितना है, तो कहता है 20,000 शेयर से 100 रुपये वाले, ठीक है। तो कहता है ₹100 इंटू 20,000, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, निकाल लो। कहता है 20 लाख हो गया, तो 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, परसेंटेज मतलब कि 10%, लो जी काम हो गया, इज इक्वल टू 10% आर मिल गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये जो 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो 2-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-2 बार हर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट 2-2 बार इसे प्रैक्टिस करेगा, समझ आ रहा है। कहता है आर कैसे मिला, जितनी भी अर्निंग कमाती उसका परसेंटेज मतलब कि आर, जो कंपनी जितनी भी अर्निंग कमाती है अपने इन्वेस्टमेंट पे, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो परसेंटेज मतलब कि आर। तो कहता है अर्निंग डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट, अर्निंग तो दे रखी है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है तो इक्विटी ले लो, काम खत्म, 10% आ गया। तो आपका आर कितना आ गया, 10%। तो आर जो है वो 10% है मतलब कि 0.1। आंसर निकाल लो। कहते हैं 10 माइनस, ये आपके पास में सबसे पहले प्लस की इस साइड की वैल्यू सबसे पहले सोल्व करिए। तो कहता है 0.1 डिवाइड बाई 0.08 आपके पास में, और इंटू कर देंगे 2.5 और प्लस 7.5 और डिवाइड बाई 0.08 है, तो आपके पास में वो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा आपके पास में यहाँ पे 1 इसका आंसर आ रहा होगा जो आपके पास में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर रुपीज़ 132.8125, 8125, तो 81 ही लिख सकते हैं सिंपल सी, ठीक है, आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके पास। तो ये आपके पास में मार्केट प्राइस आ गया एज पर करंट इन्फॉर्मेशन, एज पर करंट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एनालिसिस करिए कि क्या ये डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम है। अब डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का तो मतलब याद आना चाहिए सर कि हमें कंपैरिजन करनी है किसकी सर, केई और आर की। एक बार के लिए देखिए केई और आर हमने निकाल रखा है, आपके सामने है, ये देख के मुझे बताइए कि डिविडेंड बांटना चाहिए था या फिर नहीं। तो सीधी सी बात है सर, आपने पढ़ाया है, लिखवाया भी है। कहते हैं कि 8% है, मतलब कि शेयर होल्डर 8% कमा सकते हैं और कंपनी 10% कमा सकती है। तो कहते हैं कि सीधी सी बात है कि कंपनी 10% कमा सकती है, शेयर होल्डर 8% कमा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे डिविडेंड नहीं देना चाहिए था, सारा कुछ कंपनी को ही रखना चाहिए था अपने पास क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमा रही है। सभी कुछ कंपनी के पास होना चाहिए था क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमा रही है। लेकिन क्या रियलिटी में डिविडेंड बांटा गया, आंसर इज यस। डिविडेंड नहीं बांटना था फिर भी आपने बांट दिया। और इसने एनालिसिस करने के लिए कहा है, जब एनालिसिस पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट प्राइस निकालिए जो हमने निकाली। दूसरा, अगर आपका आंसर चेंज है, मतलब कि आपका कहना है कि डिविडेंड 0 होना चाहिए था, सही है, आपने पॉलिसी को अप्लाई किया, अपनी रूल को अप्लाई किया और पता लगा है कि आपका जो डिविडेंड है वो 0 होना चाहिए था, तो आपको 0 के हिसाब से मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके देनी है और एनालिसिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जब ये रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे तो मार्केट प्राइस उस रूल के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी, तभी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो कहता है रूल को फॉलो करेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, एक बार के लिए कैलकुलेशन करके भी दिखा देंगे। कहते हैं इफ़
या फिर एज पर ऑप्टिमम पॉलिसी, कहते हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, ठीक है, कहता है एज पर ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, ठीक है, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट पॉलिसी, डिविडेंड जो है शुड बी, डिविडेंड शुड बी आपके पास में, डिविडेंड शुड बी, ठीक है, डिविडेंड शुड बी 0 होना चाहिए था, डिविडेंड शुड बी 0, कहता है बिकॉज ऑफ, रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा, कहता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लिखे ना, बिकॉज जो आर है वो ज़्यादा है के ई से, बिकॉज जो आर है ब्रैकेट में लिखेंगे कितना परसेंट है, कहता है 10% है, इज हायर देन के ई, हायर देन के ई ब्रैकेट में लिख देंगे 8%। इतना लिखने के बाद डिविडेंड अगर 0 होता तो मार्केट प्राइस लिख दो, मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लो, और ऑलवेज आपके पास में ये जो से रूल फॉलो करेंगे ऑलवेज उसी रूल के हिसाब से मार्केट प्राइस हाईएस्ट आएगा, क्योंकि ये मार्केट प्राइस जितना आया है वो कम है, क्योंकि आपने डिविडेंड बांट दिया, नहीं बांटना था, अगर नहीं बांटा होता तो आप अभी देखेंगे कि इससे ज़्यादा ही मार्केट प्राइस आएगी, देख लो एक बार के लिए, कहता है P इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो एक बार के लिए लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहते हैं डिविडेंड बताइए, डिविडेंड इस बार हमें 0 मानना है, क्या मानना है सर, 0, क्योंकि पे करने की ज़रूरत नहीं थी डी, ठीक है, तो कहता है प्लस आर डिवाइड बाई के, आर कितना है निकाला ना 10% और के 8%, तो कहता है 0.1 डिवाइड बाई 0.08 होल डिवाइड बाई 0.08, और यहाँ पे तो अर्निंग माइनस डिविडेंड, अर्निंग कितना है 10 रुपये और डिविडेंड 0, एक बार के लिए कैलकुलेशन करके देख लो, मार्केट प्राइस ज़्यादा ही आएगी गारंटी, कहता है 0.1 डिवाइड बाई 0.08 इंटू 10 डिवाइड बाई 0.08, यह आपके पास में आ रहा है ₹156.25, ठीक है, यह आपके पास में आ गया मार्केट प्राइस एज पर ऑप्टिमल पॉलिसी, ठीक है, यह आपके पास में आ गया, तो यहाँ पे कितना था 132 और यहाँ पे 156, देख लीजिए, तो कहता है कि यह कंपनी ऑप्टिमल पॉलिसी ऑप्ट कर रही है, आंसर इज नो, कहता है कि कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, एज रिजल्ट, कहता है कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी आपके पास में, ठीक है, एज रिजल्ट द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी, एज रिजल्ट, इसलिए क्योंकि प्राइस ऑफ दिस शेयर आपके पास में कितना है, सिर्फ और सिर्फ 132.81 रुपीज़, 132.81, जबकि आपके पास में हो सकता था 156.25, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ 156.2 इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इतना ही लिखे सफिशिएंट है, कहता है कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, एज रिजल्ट द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज रह गया क्या, कहता है इज आपके पास में कितना है 132.81, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ओके, अपने तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ लिखना है, लिखिए,
चलिए ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद कहता है कि कंप्यूट करिए पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। कहता है डिविडेंड पॉलिसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, ऐसा पीई रेशियो ढूंढ के निकालिए। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाना है, दूसरा सेकंड नंबर दीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे when KE is equal to when KE is equal to R, ठीक है। जो रेट ऑफ आपके पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो, ठीक है। व्हेन KE इज इक्वल टू R आपके पास में पीई रेशियो जो है आपके पास में ऑलवेज, आपके पास में पीई रेशियो जो है ऑलवेज नो इफेक्ट रहेगी। पीई रेशियो में आपके पास में पीई रेशियो हैज नो इफेक्ट अभी से मैं समझाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन में ये वही पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो कहते हैं पॉइंट नंबर 2 का अगर आंसर क्या है तो कहता है कि कंप्यूट करिए पी रेशियो एट विच द रेशियो जो आपके पास में डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो सिंपल सी बात है कि देखिए डिविडेंड पॉलिसी में हम कब ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आर और के दोनों सेम हो तब हम ये कहते हैं कि भाई डिविडेंड बांटो तो भी ठीक है, ना बांटो तो भी ठीक है। लेकिन आर और के में दोनों में डिफरेंस होता है, तब हम यहाँ पे एडवाइस देने आ जाते हैं कि डिविडेंड बांटना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि आपने ऊपर भी कहा कि डिविडेंड आर और के दोनों डिफरेंट थे, इसलिए आपने यहाँ पे तुरंत ये कहा कि डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए या फिर बांटना चाहिए, एज जो भी आप रूल अप्लाई करते। लेकिन दोनों ही 10% होते तो, या फिर दोनों ही 8% होते तो, दोनों इक्वल होते तब तो हम क्या कहते, कोई दिक्कत ही नहीं आपके पास में, ठीक है। बांटे या फिर ना बांटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास में, क्लियर है। तो ये वही चीज़ है आपके पास। तो कहते हैं पॉइंट नंबर 2 कहते हैं नो इफेक्ट कब रहेगी, पी रेशियो कितना होगा जब डिविडेंड पॉलिसी में कोई इफेक्ट नहीं रहेगी। तो पी रेशियो तो चलो निकाल लेंगे। सबसे पहले रूल ये कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी में इफेक्ट कब नहीं रहेगी, व्हेन कहता है के बन जाएगा इक्वल, के इक्वल टू आर, ठीक है। के इक्वल टू आर हो जाता है, डिविडेंड पॉलिसी हैव नो इफेक्ट, डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट। इतनी चीज़ क्लियर होती है कि जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हम ये कहते हैं कि सर डिविडेंड बांटे ना बांटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी फिर, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास में कोई एडवाइस नहीं होती, आप बांटिए या फिर ना बांटिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे के ई आर के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि आर तो कांस्टेंट ही रखो, आर जितना है उतना ही के ई कर दो तो काम खत्म हो जाएगा। तो कहता है डिविडेंड पॉलिसी कब इफेक्ट नहीं होगी, कहता है आर इज कितना है, आर कितना है वो बता दो। कहता है आर जो है अभी कैलकुलेट किया, आर 10% है। तो कहता है आर इज इक्वल टू 10%। कहता है इफ के इज इक्वल टू 10% देन पी रेशियो कितना हो जाता है सर, पी रेशियो आपके पास में 1/के, ठीक है। तो 1/10% करो तो भी 10% ही आ रहा है बेसिकली, ये तो कोइंसिडेंस आपके पास में। कहता है हैव नो इफेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है। कहता है आर के इक्वल के को लिख दो। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कब नो इफेक्ट रहेगी, तो सीधी सी बात है जितना आर का परसेंटेज है उतना ही के हो, तभी आपके पास में नो इफेक्ट। और उस टाइम पे पी रेशियो क्या होगा, तो सीधी सी बात है के से निकाल लेना पी रेशियो, के से पी रेशियो निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल आर जो है 8% है, तो के को भी 8% लेना होगा तभी नो इफेक्ट है। तो 1/8% करके पी रेशियो निकाल लेना, काम खत्म। चीज़ें क्लियर हो रही है, सिंपल सा पॉइंट था, ओके। और इसका पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा दिया।
कहता है विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियो जो है 8 की जगह 8 हो जाता, किसकी जगह 12.5 की जगह, मतलब कि ऊपर जो पी रेशियो 12.5 है उसकी जगह अगर मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करके 8 कर दूँ तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? ऑब्वियसली यस। तब के ही बदल जाएगा बेसिकली। अगर मैं कहूँ कि देखिए आंसर नंबर 3 है ना, आंसर नंबर 3, देखिए आंसर नंबर 3 का आंसर ये कहना चाहते हैं आप कि इफ पीई रेशियो बिकम कितना हो जाए 8, कहता है बिकम 8, देन के भी बदल जाएगा। कहता है के कैसे हो जाएगा? देन के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो के कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 8 परसेंटेज करेंगे 12.5%, के 12.5% हो जाएगा। ठीक है, के कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा, तब के बदल जाएगा। तो आपके पास में आर कितना है ये बताओ, तब हमारी पूरी की पूरी डिविडेंड पॉलिसी बदल जाएगी, क्योंकि आर कितना है? आर 10% है। ठीक है, अब पहले जो हम कह रहे थे, पहले हम क्या कह रहे थे कि डिविडेंड मत बांटो। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि तब क्यों? क्योंकि के जो है 8% था। अब आपने पी रेशियो बदल दिया, मतलब कि के भी बदल जाएगा। के कितना हो गया? 12.5%, और आर कितना है? 10%। तो अब तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यस यस आपके पास में कि आंसर या फिर डिसीजन शुड बी चेंज। ठीक है, कहते हैं आपके पास में आंसर यस, कहते हैं आंसर वुड बी चेंज्ड बिकॉज आर, या फिर आप इस तरीके से लिखें बिकॉज के बिकम हायर देन आर, बिकॉज के ब्रैकेट में लिख देंगे कितना परसेंट आ गया? 12.5%। ठीक है, 12.5% बिकम हायर देन आर। ठीक है, हायर देन आर, ब्रैकेट में लिख देंगे 10%। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर बदल जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे कहेंगे कि पूरा ही डिविडेंड बांट दो। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहेंगे? 100% डिविडेंड बांट दो। ठीक है, या फिर आपकी जो पॉलिसी है डिविडेंड आप जो बांट रहे हो वो बांट दो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास में डिविडेंड की आपकी पॉलिसी है तो बस वो बांट दो, वरना फिर हम तो कहते हैं 100% बांट दो। लेकिन यहाँ पे आपकी पॉलिसी है तो फिर वहाँ पे हम कहेंगे कि बराबर किया आपने, बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड जो आप बांट रहे हैं उसे ही बांटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे बेसिकली। क्लियर है? इनकी डिविडेंड पॉलिसी है इसलिए वही लेंगे। कितना है? 7.5 ना, 7.5 रुपीज़ जो है डिविडेंड बांटना चाहिए तो बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बांटना ही है डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी पॉलिसी है तो उसके हिसाब से जो है इनकी मार्केट वैल्यू निकाल के दे दो जल्दी से। कहता है पी इज इक्वल टू, इसके हिसाब से मार्केट वैल्यू निकाल के दे देंगे। कहते हैं डी, डायरेक्टली फॉर्मूला तो पुट कर चुके हैं ना, डायरेक्टली वैल्यू बताइए। कहता है डिविडेंड कितना है? 7.5। नहीं बोला होता तो 100% लेना था, लेकिन इनकी पॉलिसी है कि हम 7.5 बांटेंगे तो बस उतना ही ले लो। कहते हैं 7.5, यहाँ पे तो मना ही नहीं कर रहे आप बांटिए डिविडेंड, क्योंकि हमारे पॉलिसी के हिसाब से अब बाजी पलट चुकी है। तो कहते हैं यहाँ पे आपके पास में प्लस आर कितना हो गया? आर तो 0.1 ही है, के ही बदल चुका है। के कितना हो गया? 0.125 और डिवाइड बाई भी 0.125 और मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्निंग कितनी है? अर्निंग आपके पास में 10 रुपये, और जिसमें से डिविडेंड बांट दिया 7.5। ठीक है, जल्दी से सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो कहता है 0.1 डिवाइड बाई 0.125 और यहाँ पे इंटू 2.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 0.125। तो यहाँ पे आपके पास में 76 रुपीज़ आ गया। ठीक है, यह हाईएस्ट वैल्यू आ गई, ₹76। अगर आपका के ही बदल जाता है तो हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा कि आपको डिविडेंड बांटना चाहिए, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में तो हम ना बोल रहे थे क्योंकि आपको डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि तब के आपके पास में स्मॉल था आर के इक्वल। ठीक है, तब के कितना था? 8,
और आर कितना था 10%, तब हमें को ये कहना पड़ा कि डिविडेंड मत बांटो, इसलिए हमने डिविडेंड को 0 रख के कैलकुलेशन किया। लेकिन बाजी पलट चुकी है, अब कहते हैं कि आपके पास में के ई बन चुका है 12.5% और आर तो वही है 10%। तो कहता है अब तो हम कहेंगे कि आप डिविडेंड बांटिए, जितना बांट रहे बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं बांटिए, तो उसके हिसाब से 76 बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है, तीनों के आंसर क्लियर हो जाते हैं। एक बार के लिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आगे क्वेश्चन पे स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब हमारे 2 ही बाकी रहते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए, या फिर एक काम करता हूँ, एक सेपरेट वीडियो ही प्रोवाइड कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे सेपरेट, क्वेश्चन नंबर 5 पे सेपरेट।